लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को मैंने क्या क्या हिंट्स बताई थी कि प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या चीज़ें ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, किस किस चीज़ को आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। जल्दी जल्दी से बताएं ताकि हम आगे चलें। फिर हरी अब आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि ऑनलाइन लेक्चर है लेकिन आप अपने पास नोट्स ज़रूर बनाया करें। तो पता नहीं आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए, लेकिन नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। हरी अब जवाब दें। सो प्रोजेक्ट की किन किन चीज़ों को आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लास आप लोगों से पूछ रही हूँ। किसी को नहीं आता? मैम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, वो आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर मुझे आप लोगों की आवाज़ क्लियर आ रही है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम एट योर इंटरनेट्स एंड मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लें, क्योंकि अगर मेरे इंटरनेट का मसला हो तो मुझे आपकी आवाज़ भी कट कट के आए। सो आपसे क्वेश्चन मैंने ये किया है कि प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब आप बनाना चाह रहे होते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या हिंट्स मैंने बताई थी कि किस किस चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। ये जो लोग 15-15 मिनट बाद अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना मीटिंग, आप लोगों की अटेंडेंस में इसके बाद मार्क नहीं करूंगी। मैम जो STLC में हमारे पास हर जो फेज का एक स्टेप होता है हम उसे प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो एट द एंड हम अचीव करते हैं। यस, एक हिंट मैंने आपको ये बताई थी कि STLC का जो आपके हर एक एक्टिविटी के एंड पे आपको कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव होता है, उसको आप प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो प्लान डॉक्यूमेंट है, आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, आपका SRS है, दीज 3 आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि एज ए माइलस्टोन आपको अचीव होते हैं। आप डिज़ाइन पे चले जाते हैं तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो आपका क्रिएट होता है दैट इज़ योर प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। सिमिलरली व्हेन यू गो ऑन टू इम्प्लीमेंटेशन एंड यू स्टार्ट कोडिंग योर सिस्टम, उसके अंदर अगर आप मॉड्यूल्स में काम कर रहे हैं तो हर एक मॉड्यूल आपका एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आप अगर आप कोई प्रोसेस मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से आइट्रेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक आइट्रेशन के एंड पे जो आपको रिसीव हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका प्रोडक्ट है। इस तरह से आप हर इंक्रीमेंट को अलग अलग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट 1 में हमारा ये मॉड्यूल था, इंक्रीमेंट 2 में ये मॉड्यूल था, ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, इस तरह से करके आप कह सकते हैं। आपने सिस्टम का डेटाबेस अगर क्रिएट किया है एक टाइम पे, उसके साथ कनेक्टिविटी करके कुछ इतना सा मॉड्यूल बनाया, नेक्स्ट मॉड्यूल में आपने उसके इंटरफेस वगैरह बनाया, तो हर मॉड्यूल को अलग अलग से एज अ प्रोडक्ट आप मेंशन कर सकते हो। देन यू गो ऑन टू टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है कि आप टेस्ट केसेस जनरेट करते हो, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं, टेस्ट एग्जाम्पल्स उसके अंदर होती हैं, वो भी आपकी प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट बन सकती हैं। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट या दूसरी हिंट जो मैंने आपको दी थी आइडेंटिफाई करने की, वो मैंने ये कही थी कि जब आप अपने सिस्टम को कहीं इम्प्लांट करने वाले हो, डिप्लॉय करने वाले हो, इंस्टॉल करने वाले हो, तो उसके लिए जो भी सेटअप आपको रिक्वायर्ड है वो क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की वजह से आपको रिक्वायर्ड है और वो क्रिएट एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट होगा, तो उसको भी आप प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस का लेआउट कोई और डेटाबेस सर्वर के साथ अगर आपको रिक्वायर्ड है, कोई नेटवर्किंग खास तौर पे आपको कोई नेटवर्किंग का खास जो मैश है या स्टार है, टोपोलॉजीज है, आपकी उस तरह की कोई खास रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपके प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट हो जाएगी। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी या इस तरह की इंटरनेट की कोई खास रिक्वायरमेंट्स हैं या हार्डवेयर की कोई खास रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे आपके प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं। थर्ड हिंट मैंने आपको ये दी थी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपकी अगर कोई चीज़ें आप किसी से ख़रीद रहे हो या किसी से सप्लाई करा रहे हो, किसी से लीज पे ले रहे हो, किसी से बाय कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपके जो भी एंड प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे होंगे, वो भी आपके प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इन द स्लाइड यू कैन सी ओवर हेयर कि आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपको कोई चीज़, कोई खास हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कोई कर रहा है, या ऑफिस के लेआउट की जो आपकी इशू है उसके लिए कोई कर रहा है, या आप वायर्स वगैरह नेटवर्किंग के लिए जो यूज़ होती हैं
उनके लिए वो चीज़ें आपको कोई अगर रिक्वायर्ड हैं वो आपको कोई ना कोई सप्लाई करता है किसी न किसी कंपनी के पास, तो आपके पास हर कंपनी के पास अपनी लिस्ट ऑफ सप्लायर्स तो होती होगी कि हमने इन लोगों को बेसिकली पिच इन करना है ताकि वो हमें ये चीज़ें सप्लाई कर सकें। फॉर दैट यू हैव टू मेक टेंडर्स, ठीक है, इन्वाइट देम फॉर टेंडर्स। सो टेंडर्स क्या होते हैं? टेंडर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंडर लोग आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर कॉस्ट के अंडर कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहे होते हैं या पहुंचा रहे होते हैं। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट हम जिसको बेसिकली कहते हैं, उसके लिए भी आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसके अलावा आपका एक प्रोडक्ट जाएगा, आप एडवर्टाइज करेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट जो क्रिएट हो रहा है वो भी प्रोडक्ट है आपके प्रोजेक्ट का। जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का बोला जाए तो ये मैं आपको हिंट्स बताई हैं। इन हिंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो आप सारे निकाल लेंगे। एज इन द एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर इन द स्लाइड एज वेल कि आपकी हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब ये है कि आप पहले हाई लेवल प्रोडक्ट्स लिखते हैं और फिर आपको लगता है कि हम उसको अगर डीकम्पोज कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो जितनी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं ऑलरेडी वो सारी कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको यहाँ पे हायरार्की रिक्वायरमेंट्स के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको ये कह रही थी कि यूजर रिक्वायरमेंट्स आप जनरली कहते हो आपका एक हाई लेवल प्रोडक्ट है जो कि आपको सॉफ्टवेयर प्लानिंग में मिलता है। इसके अंदर आपकी जो है वो मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती हैं। आपने जो रिसर्च की हुई है ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स अगर आपने कोई उठाई हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेके, वो डॉक्यूमेंट भी आपका इंक्लूड हो सकता है। आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आपकी इसके अंदर आ सकती है। जो SRS है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़र रिक्वायरमेंट्स की हायरार्की के अंडर आ सकती हैं, सेकेंड लेवल पे आ सकती हैं, ठीक है। सो कंसिडरिंग द सिनेरियो दैट वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट लेक्चर, जो कि पेरोल एप्लीकेशन का था, तो पेरोल एप्लीकेशन में भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारी यही वाली जो सारी प्रोडक्ट्स है बनती है, सारी तो नहीं, इसके अलावा ही बहुत सारी बनती है जो कि इसके अंदर ऐड नहीं है, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, SRS, ये मैं सब कुछ डाल सकती हूँ। डेटाबेस जो क्रिएट होगा वो डाल सकती हूँ। ऑफिस लेआउट्स में अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप इसको हायरार्की में करके ऑफिस लेआउट्स बता सकते हैं कि हमें इसके साथ जो है वो प्रिंटर के साथ कनेक्शन चाहिए होगा या हमें इस तरह की HDMI वायर चाहिए होगी या ये चीज़ें, क्योंकि आप अगर इन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप उनकी कॉस्ट को भी फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप ये करते हो कि हर किस्म की हर एंगल से सोच के जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है आपको क्रिएट करनी पड़ रही है, ख़रीदनी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है किसी भी सेंस में एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, उसको आप प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये बताया गया है कि आपके प्रोडक्ट्स में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फिजिकल चीज़ भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई वर्जन ऑफ ऑल प्रोडक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन आते हैं, जब आपके कोई सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन आते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका एक अलग प्रोडक्ट होता है। बेशक वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका होता है, लेकिन आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि सॉफ्टवेयर के वर्जन चेंज होने से आप उसको यही कहेंगे कि कोई इंटायरली एक न्यू प्रोडक्ट बनी है। तो अगर आपकी कोई चीज़ इस तरह से अपडेट हो रही है तो अपडेशन वाली जो अपडेटेड चीज़ है उसको भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या कोई और चीज़ है, उसको भी आप प्रोडक्ट कहेंगे। सिमिलरली कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपका, वो आपका हो सकता है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है। ये जो लोग लेट बार अभी आ रहे हैं ना, अच्छी बात है, मुझे हर एक का नेम बाय नेम पता चल रहा है, नोटिफाई हो रहा है जो जो लेट आ रहे हैं। आप लोग की अटेंडेंस में आज के दिन मार्क नहीं करूँगी तो नेक्स्ट टाइम आप लोग टाइम पे आएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइक SRS आप डाल लेते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, हर किस्म का डॉक्यूमेंट जो एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी जो कि आप STLC में परफॉर्म कर रहे हैं क्रिएट हो रहा है, उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। फिजिकल थिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको कोई वायर चाहिए, कोई आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, कोई इसके अलावा आपको PC चाहिए। जैसे मैं आपको ये कही थी कि अगर आप सैलरी स्लिप की बात करें, अगर आप प्रिंटिंग वाली चीज़ भी ऐड करते हैं तो सिस्टम के साथ आप प्रिंटर भी रखेंगे जो कि ऑपरेटर जो है उसको प्रिंट करके एम्प्लॉयज़ को दे सकता है। सिमिलरली अ पर्सन जैसे कि ये हर एक चीज़ में नहीं होता है, लेकिन आपके ऐसे सिस्टम्स जिसके लिए कोई ऑपरेटर रिक्वायर हो जो कि ऑलरेडी नहीं है, या आपके यूजर्स को ट्रेन करना पड़ता हो, तो ट्रेनिंग भी, बिकॉज दैट विल बिकम बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ योर सिस्टम, और उसके ऊपर आपके कॉस्ट भी आती है, इसलिए उसको भी आप एज अ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जो पेरोल एप्लीकेशन है उसके लिए हमने स्टार्ट में ये डिस्कस किया था, क्योंकि थर्ड पार्टी काम कर रही है, अगर वो इन हाउस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस सिस्टम को चलाने के लिए उनको एक ऑपरेटर हायर करना पड़ेगा। तो जो ऑपरेटर हायर करना पड़ेगा वो भी आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट उसको कह सकते हो। सो दिस इज बेसिकली द हिंट्स दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई एज प्रोडक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते हैं? दीज आर द थिंग्स विच आर नॉर्मली हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं,
ठीक है, लेकिन वो डिलीवरेबल या इंटरमीडिएट होती हैं। डिलीवरेबल का मतलब ये है कि वो एटलीस्ट आपका प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को मिल रही हैं, लेकिन आप उनको प्रोडक्ट नहीं कहते हो। फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स, रिसोर्सेज एंड एक्टर्स एंड एक्टिविटीज। आपने देखा पीछे कि यहाँ पे पर्सन को हमने कहा कि वो प्रोडक्ट हमारा हो सकता है प्रोजेक्ट का, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी बताया कि अगर आपको कोई ऑपरेटर उसके लिए हायर करना पड़ रहा है या जो बंदा उसको यूज कर रहा है तब जो उसको अगर आपको ट्रेन करना पड़ रहा है या आपको ऑपरेटर हायर करना पड़ रहा है, तो वो फंक्शनैलिटी है आपके सिस्टम की जो कि वैसे आपको रिक्वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आपको रिक्वायर है तो आप उसको प्रोडक्ट कहेंगे। अदरवाइज जो सिंपल आपके डेवलपर्स हैं, एक्टर्स हैं, इस तरह के स्टेक होल्डर्स को आप प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। आपके अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आप प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ऑलरेडी अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ बना रही है, उसके पास ऑलरेडी वो टूल्स हैं, तो उसको आप प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, उसको आप प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। द रिसोर्सेज आर नॉट द प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपके पास वो वाले रिसोर्सेज नहीं हैं, आपको खरीदने पड़ रहे हैं, ये लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसको प्रोडक्ट कहेंगे। अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उस पर आपकी कॉस्ट तो नहीं आती, उसको एज अ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको खरीदने पड़ रहे हैं, तो जो खरीदने पड़ रहे हैं वो आपको प्रोजेक्ट की वजह से खरीदने पड़ रहे हैं, तो इसलिए फिर आप उस वक्त उनको प्रोडक्ट कह सकते हैं। सिमिलरली इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब है कोई मीटिंग्स हो रही हैं या इंटरव्यूज हो रहे हैं, उन चीज़ों को आप प्रोडक्ट में, मीटिंग्स इंटरव्यूज को, इन चीज़ों को नहीं डाल सकते, ठीक है। एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग जो होती है उसको आप इस और भी इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उनको हम एज अ प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर ऐड नहीं करते हैं। आपके पास जो प्रिंस 2 मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हम ये पीबीएस डिस्कस कर रहे थे। पीबीएस में जो प्रिंस 2 आपका मॉडल है या फ्रेमवर्क है, वो एक और चीज़ करता है, वो ये होता है कि जब वो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और उसके साथ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट की आप एक आइडेंटिटी दे दोगे, आप उसको कोई कोड देना चाहते हो या जो भी, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दोगे कि ये क्या प्रोडक्ट है, डिराइवेशन के ये व्हाट इज़ इट बेस्ड ऑन, आपको ये क्यों चाहिए, ठीक है, कहाँ से आपको ये नहीं कि कहाँ से चाहिए, इसका मतलब इसके लिए ये होगा कि आपको किस चीज़ ने कंपेल किया है कि आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब है व्हाट डज इट कंटेन, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसा स्टार्ट डॉक्यूमेंट है तो उसकी क्या कॉम्बिनेशन है, उसकी कंपोजिशन है। उसकी कंपोजिशन ये है कि उसके अंदर आपने अपनी नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, डोमेन रिक्वायरमेंट्स, इनवर्स रिक्वायरमेंट्स, हर तरह की रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर लिखी हुई हैं। सो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट डॉक्यूमेंट तो क्या है, तो आपकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट डॉक्यूमेंट इज टेस्ट केसेस। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कंपोजिशन आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। हर एक चीज़ का, हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके भी फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। अगर आपकी इसके अलावा कोई प्रोडक्ट है तो वो भी आपकी खास फॉर्मेट में जाती है। अगर आपकी कोई आइट्रेशन या इंक्रीमेंट की फॉर्म में कुछ मॉड्यूल्स को अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो उनकी भी एक खास तरीका होगा डिलीवर करने का, किस तरह से आप करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी क्राइटेरिया, ये दोनों चीज़ें आपकी ऑप्शनल होती हैं। अगर वो आपके प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंट हैं तो आप उसको डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो उसकी क्वालिटी क्राइटेरिया आपका क्या आपको रिक्वायर्ड है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से स्टैंडर्ड्स भी एप्लीकेबल होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनके साथ रेलिवेंट हो तो आप डाल सकते हैं। हमारे पास स्टेप 4 यही था। आपको याद होगा कि वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मॉडल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग और उसके अंदर हमने ये 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे। अभी हम 4th स्टेप डिस्कस कर रहे हैं जिसका हाफ पार्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, क्या मॉडल यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड PBS विच इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब वही हमारा स्टेप 4 ही कंटिन्यूड है। हमारे पास जो प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आता है, वी ट्रांसफॉर्म इट इनटू PFD। PFD स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम, ठीक है, प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम। अब जो आपकी प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम है वो आपको ये कहती है कि आपकी ने जो प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई की हैं वो आपकी किस सीक्वेंस में क्रिएट होनी चाहिए या किस सीक्वेंस में प्रोड्यूस होनी चाहिए। जब आप उनको एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर देते हो तो उसको फिर हम कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम। सो यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट्स
यहाँ पे आइडेंटिफाई की हैं, इनको अब आप सीक्वेंस में सोचते हो कि कौन सी चीज़ हमें रिक्वायर्ड पहले है, वो पहले बनेगी और उसके बाद ही नेक्स्ट पे हम जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और SRS डाला हुआ है तो डेफिनेटली जब आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो आपको SRS और फिजिबिलिटी स्टडी आपको SRS से भी पहले चाहिए होती है, और उसके बाद आपका SRS आता है। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि फिजिबिलिटी से पहले आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हो। तो आप जब प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस में लिखते हो तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ को भी सीक्वेंस आपकी प्रोवाइड कर देती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम, कि जिस फ्लो में, जिस सीक्वेंस में आपकी प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगी। यहाँ पे एज एन एग्जांपल आपको प्रोडक्ट फ्लो दिखाया गया है फॉर इन्विटेशंस टू टेंडर्स। तो इन्विटेशंस टू टेंडर्स तक पहुँचने के लिए आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। इन्विटेशन टू टेंडर्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की जो कि आपके पास नहीं है, लेट इट बी फर्नीचर, लेट इट बी हार्डवेयर, लेट इट बी वर्क स्टेशंस, कंप्यूटर्स, वायर्स, सॉफ्टवेयर्स, आप को हार्ड ड्राइव्स, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, एज एन आप अगर सॉफ्टवेयर फर्म के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पहुँचने से पहले आपको बहुत सारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो आपके पास होगी तो आप इन्विटेशन टू टेंडर्स दे सकते हो, तभी आपको पता होगा आपको क्या रिक्वायर है और आपने क्या सप्लायर से लेना है। सो इन दैट केस इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्विटेशन टू टेंडर्स, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम की डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए, जो इंट्रोडक्शन टू योर सिस्टम होता है। आपके पास यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, आपके पास मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ठीक है, जो कि आप एनालाइज करने के बाद मॉडिफाई कर लेते हो। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको ये पता है कि सिस्टम ने क्या क्या करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। असाइनमेंट्स में आप सबने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत पैथेटिकली लिखी हुई थी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कभी भी लॉग आउट, लॉग इन, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट इस तरह से नहीं लिखी जाती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिखने का तरीका होता है, और ये क्लास में मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमेशा स्टेटमेंट में लिखते हैं और उसके साथ जो बंदा जो फंक्शन यूज कर रहा है उस एक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। यूजर विल डू दैट, एडमिन विल डू दिस, कस्टमर विल डू दिस, सिस्टम विल डू दिस। दूसरा, सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में सिस्टम कैन, सिस्टम शुड, ये वाले वर्ड्स कभी यूज नहीं करते। विल का मतलब है यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। जब आप शुड, मस्ट इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, वो कंस्ट्रेंड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप रिक्वायरमेंट्स ठीक से लिखते हो, आपको ऑटोमेटिकली ये पता होता है कि सिस्टम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या काम करेगा। जब उसको आपको उसके काम का आपको पता होता है तो आपके पास ये 3 इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिक्वायरमेंट से आपको मिल जाती हैं कि आपको उसके लिए क्या ऑफिस लेआउट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। आप उसके टेस्ट एग्जाम्पल्स का मतलब है आप कौन कौन से टेस्ट करेंगे। आपके पास अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको पता है कि आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट आपको फंक्शनल टेस्टिंग का पता होता है, आपको वॉल्यूम फिगर्स का पता होता है, आपको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट से मिल जाती है। इसलिए अगर आप देखें तो ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही लेवल पे लिखी हुई हैं। तो अगर आपकी कोई 3 प्रोडक्ट्स एक ही लेवल पे लिखे हुए हैं, जिस रेक्टेंगल बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर 3 रेक्टेंगल्स आपके एक लेवल पे हैं तो इसका मतलब है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक टाइम पे, वो आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पे आप अचीव कर सकते हैं, और वो उसके लिए आपको सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब आपके पास ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद आप इन्विटेशन टू टेंडर्स देंगे ना। इन्विटेशन टू टेंडर्स का मतलब क्या है, आपको अगर कोई चीज़ रिक्वायर है तो आप उसको उसके लिए टेंडर्स इनवाइट कर रहे हो, लोगों को प्रपोज कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट वालों को, कि आएँ और हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें। तो उसके लिए क्या है, ऑफिस लेआउट, वॉल्यूम फिगर्स, टेस्ट एग्जाम्पल्स। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वॉल्यूम फिगर से आपको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आपको कितने वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड हैं, कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, इतनी हार्ड ड्राइव रिक्वायर्ड है, इतनी वाइज रिक्वायर्ड है, ये नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है। सो आपके पास मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो ठीक है, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है तो आप टेंडर में ले लेंगे। ऑफिस लेआउट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वर्क स्टेशन चाहिए, प्रिंटर चाहिए, डेस्क चाहिए, चेयर चाहिए। आप ऑफिस लेआउट अगर आपने बनाना है, एक ऑफिस क्रिएट करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप तभी इन्विटेशन टू टेंडर्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इनवाइट कर लें प्रोक्योरमेंट वालों को, वो आपको ये चीज़ें सप्लाई कर दें। ये समझ आ गई है। अब इनविटेशंस टू टेंडर्स के लिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होना एक और ज़रूरी है कि आप किस किस को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हर एक से नहीं कहते, आपके जो अपने यूजुअली जो आपके पोटेंशियल रिलायबल सप्लायर्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं। तो आपके हर कंपनी के पास अपनी लिस्ट ऑफ सप्लायर्स भी होती है, तो उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपकी एज एन इन्फॉर्मेशन यूज होती है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि एक आपकी जो प्रोडक्ट है फॉर गिविंग इनविटेशन टू टेंडर्स,
आपका किस तरह का प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम बन रहा है। सिमिलरली आप पूरे सिस्टम के लिए सारे प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। जो चीज़ें आपकी सेम लेवल पे काम कर सकती हैं उनको आप सेम लेवल पे रख सकते हो। और एरो की डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इस चीज़ की या इस एक्टिविटी की के एंड पे जो हमें इंफॉर्मेशन या आर्टिफैक्ट मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो ये एरोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एरोस आपको डिपेंडेंसी भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये वाली एक्टिविटी पिछली कौन सी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर मिल जाती हैं तो आप ये वाली तीनों काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप टेंडर्स वाला काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ऑफिस लेआउट का नहीं पता, यूजर की रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता और आपके पास सप्लायर्स की लिस्ट नहीं है, तो आप तब तक इन्वाइट नहीं कर सकते। सो आपका ये जो पीबीएस बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न करें। इट इज़ इंक्लूडेड इन योर सेशनल एंड आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड कि पीबीएस आपके सेशनल्स में ज़रूर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका स्टेप 4 ही है जिसके अंदर हम अभी तक प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। स्टेप वाइज इस तरह चल रहे हैं कि स्टेप 1 में वी हैव आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट यूजिंग प्रोडक्ट पे डाउन स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने उसका प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम बनाया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे इसी जो आपकी डायग्राम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें वो ये बता रहे हैं कि आपके जो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं उनको भी आप प्रोडक्ट पे डाउन स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं वो पीएफटी और पीबीएस में आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके इसी स्टेप में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, व्हेन यू हैव पीबीएस एंड व्हेन यू हैव प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम देन यू कैन एक्चुअली ड्रॉ एन आइडियल नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू एन एक्टिविटी नेटवर्क। एक्टिविटी नेटवर्क क्या है, आपके पास ये पीएफटी बन गई है, आपको पता है कि आपको यूजर मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स के लिए इस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। आपको उन सारी एक्टिविटीज़ का पता है, आपने इंटरव्यूइंग करनी है, आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको इस प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं। टेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए आपको पता है कि अगर ऑलरेडी वो क्रिएटेड होगा उसके बाद आप उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करेंगे, टेस्ट केसेस करेंगे, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप परफॉर्म करते हैं। सो जब आपको प्रोडक्ट के फ्लो का पता है तो अकॉर्डिंगली आपको एक्टिविटीज़ के फ्लो का पता चल जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके, मोहम्मद इलियास खान, अभी भी ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी क्लास को? अच्छा, तो अब आप देखें कि हम उससे किस तरह से एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो जार्गन्स होती हैं, इंग्लिश की जार्गन्स या इंग्लिश के प्रोनाउंस, ये चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं ये आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो वहाँ से ही पता चलता है कि अब आपका ये जो आपने डायग्राम बनाई है ये प्रोडक्ट्स को शो कर रही है या एक्टिविटीज़ को शो कर रही है। तो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं जब हम कहते हैं तो प्रोडक्ट आपकी नाउन होती है। अगर आप यहाँ पे भी सारी चीज़ों को देखो ना, यहाँ मैंने सारी चीज़ें नाउन लिखी हैं, आपको कोई चीज़ वर्ब में नज़र नहीं आएगी। वॉल्यूम फिगर्स, रिक्वायरमेंट्स, लेआउट, डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट है, एग्जिस्टिंग सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है या वो डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें नाउन्स हैं। ठीक है, एक्टिविटी आप किस में लिखते हो? इंग्लिश में वर्ब्स में लिखते हो। इसकी वजह ये है कि एक्टिविटी को भी आप बेसिकली स्क्वायर की फॉर्म में ही शो कर, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में ही शो करते हो। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कहते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम बनाई हुई होती है उसमें भी एरोज होते हैं और रेक्टेंगल्स होते हैं। जब आप एक्टिविटी नेटवर्क बनाते हो उसमें भी एरोज होते हैं और रेक्टेंगल्स होते हैं। तो डिज़ाइनर को देखने में कैसे पता चलेगा कि आप क्या शो करना चाह रहे हैं? तो उसको ऐसे ही पता चलता है कि जब आपने नाउन्स लिखा होता है तो उसका मतलब है वो प्रोडक्ट की सीक्वेंस बता रहा है, और जब उसके अंदर आपने एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप उसको उसकी टास्क बता रहे हो जो उसने करना है, और उसके लिए उसने आपने वर्ब में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जब वर्ब में लिखा होगा तो ये विल नो कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हो। तो ये देखो पीएफटी को ही हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटी नेटवर्क से शायद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी होगा। आपके जो स्टार्ट और एंड एक्टिविटी होती है उसको सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी आपकी बेसिकली 0 एक्टिविटी होती है।
इस एक्टिविटी से आप डायरेक्ट जो है वो इस एक्टिविटी पे और इस एक्टिविटी पे जा रहे हो। यहाँ पे भी जिस तरह से आपकी एक्टिविटीज के एरोज हैं उसी तरह से आपकी एक्टिविटीज की डिपेंडेंसीज हैं। ये वाली एक्टिविटी होगी तो आप इस वाली एक्टिविटी पे जा सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गई बात। इसी तरह से अब अगर आप देखें तो हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया है, इसको आप एक नज़र गौर से देख लें। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम डिस्क्रिप्शन, यूजर रिक्वायरमेंट, इसी को हमने कन्वर्ट किया है इसकी एक्टिविटीज पे। ये देखो, आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम की डिस्क्रिप्शन कब मिलेगी? जब आप या कोई रिसर्च करोगे या एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करोगे। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया एक्टिविटी में, एनालाइज एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो आपके पास लिस्ट ऑफ सप्लायर्स है वो तो ऑलरेडी कंपनी में पड़ी हुई होती है, तो वो आपके पास पहले से होगी। ठीक है, तो आपने सर्वे कर लिया है कि इनमें से हम कौन कौन से सप्लायर्स को, पोटेंशियल सर्वेज जो हैं आप सर्वे करेंगे, उसके बाद ही आप लिस्ट डाउन करते हैं ना। ठीक है, उसमें से चूज करेंगे कि हम किन को इन्वाइट कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें आपकी एक साथ हो सकती हैं। सो इनको आपने इसके बाद फौरन से परफॉर्म कर लिया है। जब आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट है? आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है यूजर मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स। यूजर की मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट गैदर रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हो, एलिसिट रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हो, एनालाइज रिक्वायरमेंट की एक एक्टिविटी भी डाल सकते हो, ऑब्टेन यूजर रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखें, यहाँ पे है यूजर मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट से मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन से ये वाले तीनों काम आप एट द सेम टाइम कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू perform activities for office layouts, volume figures and test examples, and you can see over here as well कि यूजर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जैसे ही आई हैं, आप लेफ्ट टू राइट एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम नहीं बनती है। जो पीबीएस होती है या प्रोडक्ट फ्लो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। जब एक्टिविटी डायग्राम बनाते हो, एक्टिविटी नेटवर्क, वो आप लेफ्ट से राइट की तरफ आपकी डायरेक्शन जैसे आप देख सकते हो, एरोस इस तरह से ले जाके आप एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाते हो। ठीक है, सो ऑब्टेन यूजर रिक्वायरमेंट्स के बाद टेस्ट केस एग्जांपल्स कब आएंगी? जब आप जनरेट करोगे टेस्ट केसेस। जनरेट करने का क्या मतलब है? आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थोड़ी बहुत, आपने अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ी नहीं होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप से लिया होगा, ऐसी इंट्रो टू ऐसी में। ठीक है, तो आप जो टेस्ट केस बनाते हो वो आपके आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके प्लान ऑफिस लेआउट। मुझे ऑफिस लेआउट की डॉक्यूमेंट के लिए प्लान करना पड़ेगा ना कि मुझे ऑफिस में क्या चाहिए, तो मेरे पास प्लान डॉक्यूमेंट के लिए एक एक्टिविटी मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, फिर मेरे पास वॉल्यूम फिगर्स तब आएंगे जब मैं कैलकुलेट करूंगी वॉल्यूम्स, मुझे क्या चीज़ कितनी चाहिए वो मेरे पास तब आएगा जब मैं उसको कैलकुलेट करूंगी। अब आप देखें ये सारी चीज़ें, एक तो आपने जो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बनी हुई है, स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं आपके सर्कुलर फॉर्म में, और जितने आपके रेक्टेंगल के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपकी वर्ब्स हैं। और हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ ये किया है कि यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट से इन्हीं के लिए जो एक्टिविटीज़ हमें करनी रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है इनविटेशन टू टेंडर्स, और इसके कनेक्शंस भी आप देख लें। यहाँ पे जिन जिन प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्शंस हैं वहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ के साथ हम इनविटेशन टू टेंडर्स की एक्टिविटी का कनेक्शंस बनाएंगे। तो इनविटेशन टू टेंडर्स के लिए आपको टेंडर ड्राफ्ट करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस ऐड को जो आप ड्राफ्ट करोगे उसको, उसके लिए हमने जो ड्राफ्ट करना है उसको एक एक्टिविटी है, सो ड्राफ्ट इन्विटेशन टेंडर्स। ठीक है, तो अब उसके बाद आप इशू कर देते हैं, यानी कि आपने एक ड्राफ्ट बनाया एंड देन यू हैव इशूड इट सो दैट इट कुड बी एडवर्टाइज्ड। तो इसके जो कनेक्शंस आप देखो उधर थे 3 कनेक्शंस आपके, यहाँ पे भी मैंने उन तीनों चीज़ों के साथ इसके कनेक्शंस बनाए हैं। क्योंकि ऑफिस लेआउट के बारे में ही आप सप्लायर्स को कहेंगे कि दें आपको जो चीज़ें वॉल्यूम्स, जो चीज़ें आपको जितनी रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें अगर कम है तो वो भी आप टेंडर्स में कहेंगे, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए इसके साथ हमने एरो ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि जितनी भी आपकी आखिर वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप एंड पे लगा देते हो। तो ये वाली आपकी 2 आखिरी वाली एक्टिविटीज़ हैं, इसके बाद आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, अपनी एक्टिविटीज़ अपनी फिनिश कर चुके होते हो, तो इसलिए आप उसको जो आपका एंड वाला सर्कल है उसके साथ आप अटैच कर लेते हो। ठीक है, सो ये रोल प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके हमने प्रोडक्ट्स ने आइडेंटिफाई किए, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम बनाई, प्रोडक्ट फ्लो से हमें प्रोडक्ट के सीक्वेंस का पता चल गया, तो उसी को हमने एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर लिया। आसान है, आगे चल सकती हूँ। यहाँ तक अगर कोई एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नहीं मैम, है तो मैं आगे चल। जी मैम आपने पीएफटी का क्या बोला था कि वो राइट टू लेफ्ट बनती है? पीएफटी है बेटा, राइट टू लेफ्ट नहीं बनती, टॉप टू बॉटम बनती है। तो मैम राइट टू लेफ्ट आप किससे कह रही थी?
ये आपके सामने है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। ओके मैम। ठीक हो गया? और एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, आई एम मूविंग अहेड। आपका इन सारे स्टेप्स, स्टेप 4 ही है जो आपका, जिसमें आप प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो और फिर एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाते हो। एक चीज़ याद रखें, इसको मैंने कहा है कि दिस इज़ अ वेरी आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। आइडियल इज़ नॉट रियलिस्टिक, ठीक है? आइडियल चीज़ का मतलब होता है इट्स नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल। सो आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के थ्रू एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाई है, आप इसके अलावा भी हज़ारों किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस प्रोजेक्ट में कर रहे होंगे। इसीलिए हम इसको बहुत ही आइडियल एक्टिविटी कहते हैं कि हमने सिर्फ रेलेवेंट एक्टिविटीज़ जो है इस नेटवर्क डायग्राम के अंदर ऐड की हुई हैं। अदरवाइज आप एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम आगे भी बनाना सीखेंगे। और यहाँ तक आपकी जो आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनती है, इसको आप लेटर ऑन एज अ मैनेजर मॉडिफाई करके आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है आपकी या ब्रेक डाउन हो रही हैं, डिकम्पोज करके इनको जितनी भी एक्टिविटीज़ ऐड करना चाहो मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो ये है एडिंग अ चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट ये होता है कि जब आपका कोई भी ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जिसको आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बना रहे हो, तो उसको आपको बाद में इंटीग्रेट करने पड़ते हैं सारे मॉड्यूल्स को, सो दैट ऑल ऑफ देम कुड वर्क टुगेदर। सो आपकी जो चेक पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप एक पॉइंट पे चेक कर लेते हो कि आपका जो मॉड्यूल ए है वो सही डिज़ाइन कर लिया है, मॉड्यूल बी सही डिज़ाइन कर लिया है, मॉड्यूल सी सही डिज़ाइन कर लिया है। इन तीनों को आप चेक करते हो एंड ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू कोडिंग। ठीक है? सो एक फेज में आपने जो प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो रही हैं, डिज़ाइन आपको रिसीव हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की हैं एक फेज की, डिज़ाइनिंग फेज की, सारे मॉड्यूल्स के ऊपर, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपका डिज़ाइन, यहाँ पे अगर आप स्लाइड पे प्लीज़ देखें कि आपका जो मॉड्यूल ए है ये आपने डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन आप उसकी कोडिंग पे तब तक नहीं जा सकते जब तक आपका मॉड्यूल बी और सी आपके डिज़ाइन नहीं हो जाते और उसको आप चेक नहीं कर लेते। आप नेक्स्ट जो कोडिंग वाला जो आपका फेज़ है वो आप किसी भी मॉड्यूल के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते। सो चेक पॉइंट ऐड करने से क्या होता है? चेक पॉइंट ऐड करने से हो सकता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी डिले होती है। ठीक है? सो इफ समबडी सेज कि अगर चेक पॉइंट ऐड करें तो क्या हमारे प्लान में डिले होता है? तो यस, हमारे प्लान में डिले होता है, लेकिन ये सर्वेस के थ्रू और रिसर्चेस के थ्रू ये बताया जाता है कि ये अगर आप चेक पॉइंट ऐड नहीं करते, आप कहते हैं चलो जब तक डिज़ाइन बी, मॉड्यूल बी हमारा डिज़ाइन नहीं होता, अगर ए डिज़ाइन हो गया है तो हम डायरेक्ट उसको कोड करना शुरू करते हैं, मॉड्यूल बी साथ साथ डिज़ाइन होता रहेगा, तो बाद में इंटीग्रेशन पे पहुंच के आपको इस तरह के इश्यूज आ जाएंगे कि जो टाइम आपने यहाँ चेक पॉइंट ना ऐड करके बचाया है वो आगे आपका सारा फिर ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन के इतने इशूज़ आएंगे कि फिर आप उनको रिजॉल्व करने के लिए वापस मुड़ मुड़ के डिज़ाइन भी कर रहे होंगे और वापस उसको कोडिंग को भी मॉडिफाई कर रहे होंगे। सो चेक पॉइंट आपके प्लान को थोड़ा सा डिले कर देता है, लेकिन इट्स वर्थ इट। It's worth it because on later stages actually it saves you from wasting other time, more time. ठीक है? So what I'm trying to say over here is कि अगर आप ये ऊपर वाली डायग्राम देखो जिसमें चेक पॉइंट एडेड नहीं है, इसमें अगर आपका मॉड्यूल ए डिज़ाइन हो जाता है, मॉड्यूल बी अभी डिज़ाइन हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है, तो आप मॉड्यूल ए की कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको कोडिंग डेवलपर्स को दे दो। ठीक है? और जो बी और सी वाले हैं वो जब उनका कंप्लीट होगा तो वो कोडिंग पे चले जाएंगे। लेकिन जब आप चेक पॉइंट ऐड कर लोगे तो चेक पॉइंट ऐड करने का मतलब ये है, चाहे आपका मॉड्यूल ए का डिज़ाइन बन गया है, जब तक बी और सी का नहीं बन जाता आप कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों मॉड्यूल्स का डिज़ाइन बनेगा, उसको आप चेक करोगे। चेक पॉइंट का मतलब है वहाँ पे आपने जो भी चेक्स या टेस्ट्स या जो भी चीज़ें एनालिसिस डाली हुई है, ठीक है? और उसके बाद फिर आप उसके कोडिंग के फेज पे जाएंगे और वो तीनों एक साथ फिर आप कोड कर सकते हैं। ठीक है? ये बात समझ आ गई कि चेक पॉइंट्स का क्या मतलब है? और चेक पॉइंट आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आप एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपकी कोई मॉड्यूल्स की फॉर्म में भी आपने प्रोडक्ट्स में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 लिखा हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग क्रिएट होते हैं, तो आप जब उसको एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो आप उनकी इंटीग्रेशन के लिए चेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के अंदर इफ यू वांट टू। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है? ओके, अब आपकी ये जो फोर्थ एक्टिविटी है वो हमने कवर कर ली है विद ऑल द टेक्निक्स। एक सेकेंड में आपके साथ इस तरह से शेयर कर लेती हूँ।
ये जो आपने यहाँ पर ये चीज़ देखी थी मॉडल, वो हमने यहाँ पर फोर्थ वाली जगह पर, फोर्थ वाले स्टेप तक हमने विद आर टेक्निक्स कवर कर ली है। हमने क्या किया है, हमने प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की हैं। उसके बाद एफर्ट एस्टिमेशन और ये सारा कुछ आ रहा है, इनके लिए हर एक में चैप्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पे इनकी इतनी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं डाली है, लेकिन चूंकि वो मॉडल में लिखी हुई हैं तो मैंने वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ठीक है, आपके पास एस्टिमेट एफर्ट है। एस्टिमेट एफर्ट का मतलब ये होता है कि आपका कितने एफर्ट रिक्वायर्ड है और कितने टाइम तक रिक्वायर्ड है। लाइक आपके 4 बंदे 2 दिन तक काम कर सकते हैं, एक वो एफर्ट है, या आपके 2 बंदे 8 दिन तक काम कर सकते हैं, एक आपकी ये एफर्ट है। सो कितने आपके रिसोर्सेज, कितने आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कितने टाइम में आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम बेसिकली एफर्ट कहते हैं। एफर्ट एस्टिमेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, आप आगे मॉडल्स पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक इसका आइडिया वो ये है कि आपके पास जब पीबीएस या पीएफटी बन चुका होता है, आपके पास एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बन चुकी होती है, तो अकॉर्डिंगली आप उनकी एफर्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है बॉटम अप एस्टिमेट्स की। बॉटम अप एस्टिमेट्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप बनाते हो ना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो आपकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल लोअर लेवल से आप स्टार्ट करो और उनको आप एडअप करते जाओ और ऊपर चलते जाओ, तो उन प्रोडक्ट्स के बनने तक आपको, जब आप सबसे ऊपर पहुंच जाओगे तो आपकी पूरे प्रोजेक्ट की जो आपकी एफर्ट है वो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने अभी जो पीबीएस बनाया हुआ है वो उसकी जो भी हायरार्की है, इन्विटेशन टू टेंडर्स से आप स्टार्ट करें, उस पर कितनी आपको रिक्वायर होगी, इसमें कितना टाइम लगेगा। मुझे टेंडर्स ड्राफ्ट करके एडवर्टाइज करने में शायद 2 दिन लगेंगे। ठीक है, फिर आप उससे ऊपर चले जाएं, ऑफिस लेआउट और वो 3 डॉक्यूमेंट्स टेस्ट एग्जाम्पल बनाने पे हो सकता है मेरे 5 दिन लग जाएं। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है कि आपने कितने बंदे हायर किए हैं। जितने बंदे आप हायर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ डेज कम या ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उनको आप फिर कैलकुलेट करके ऊपर चलते जाओ, नीचे से बॉटम अप एस्टिमेट्स हम इनको कहते हैं, कि आप सबसे बॉटम वाले प्रोडक्ट के लिए एस्टिमेट कर रहे हो उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, और देन यू विल गो अप। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, रिवाइज प्लान टू क्रिएट कंट्रोलेबल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है या इस तरह, तो आप उसको थोड़ा सा अपने प्लान के अंदर आप चेंजेस कर लो, ताकि आपकी एफर्ट जो है जहाँ पे उसमें कमी आ रही है या जहाँ पे आपके पास पर्सनल मौजूद नहीं है उसको फिर आप कवर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में थ्रू मॉडल्स पढ़ेंगे। स्टेप 6 है आपका आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिस्क, जिसमें आप रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, रिस्क मैट्रिक्स बनाना और आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। सो जो आपकी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप रिस्क के लिए परफॉर्म करते हैं, वो ये होता है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो रिस्क को, कि क्या क्या आपके पोटेंशियल रिस्क हैं। जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी वी हैड ट्राई टू आइडेंटिफाई रिस्क इन स्टेप 3। हमने अभी जो इस प्लान में स्टेप 3 किया था उसमें अभी आपने हाई लेवल रिस्क किए थे ना, आपको याद होगा। और हाई लेवल रिस्क में आपने मुझे कहा था कि अगर वो सही कैलकुलेट ना करे, या इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना हो, या बायोमेट्रिक ना चले, तो इस तरह के रिस्क आपने मुझे आइडेंटिफाई करके दिए थे, वो हमने स्टेप 3 में ऑलरेडी किए हैं। जब आप स्टेप 6 पे पहुंचते हो तो आप डिटेल में इन डेप्थ सारे रिस्क जो हैं वो अपने निकाल लेते हो, और उसके बाद उनको क्वांटिफाई कर लेते हो। क्वांटिफाई करने का मतलब ये होता है कि आपका वो रिस्क जो है वो कितना इम्पैक्ट डालने वाला है आपके सिस्टम के ऊपर। इज़ इट वेरी हाई, इज़ इट लो, इज़ इट मॉडरेट। तो इस तरह से आप क्वांटिफाई कर लेते हैं, और क्वांटिफाई करने के लिए भी मॉडल्स होते हैं वो आप यूज़ करते हैं। क्वांटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आप उनको कोई ना कोई नंबर या रेटिंग कर देते हो, ताकि वो क्वांटिफाई हो जाएं और उनको फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपको ये पता होता है कि कौन से रिस्क हैं, आपको उनकी इंटेंसिटी का पता होता है, देन नेक्स्ट स्टेप आपका होता है प्लानिंग रिस्क रिडक्शन एंड कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी मेजर्स, कंटिजेंसी मेजर्स क्या होता है? रिस्क रिडक्शन ये होता है कि आप जो हैं आप चाहते हैं कि रिस्क हो ही ना। ठीक है, आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है, आप कहते हो कि ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके जो कैलकुलेशन है वो सैलरी की गलत ना हो, तो आप उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, पहले एल्गोरिथम लगाएंगे और उसको बार बार टेस्ट करेंगे, ताकि उसके एरर के चांसेस ना हो, वो सही कैलकुलेट करे। अगर बायोमेट्रिक वाला इशू होता है तो उसके लिए आपने कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव रखना है, ताकि अगर ये इशू हो भी जाए तो पहले से ही आप इसके लिए तैयार हो और वो रिस्क हो ही ना। उस चीज़ को हम कहते हैं रिस्क रिडक्शन। कंटिजेंसी मेजर्स क्या होते हैं? कंटिजेंसी मेजर्स ये होते हैं कि आपके कुछ एक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं
उसके लिए आप कहते हो कि अगर हो गया तो फिर हम ये कर लेंगे। इस चीज को हम कहते हैं कंटिजेंसी मेजर्स। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि सिस्टम को आप चाहते हैं कि उसके रिस्क अगर होने से पहले ही आप उसको कवर कर लें और वो रिस्क हो ही ना। ठीक है, रिस्क के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान्स और एस्टिमेट्स चेंज करने पड़ते हैं। रिस्क में सिर्फ सिस्टम का क्रैश होना नहीं आता। जब आप मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट के रिस्क में आपका टाइम डिलेस और आपके कॉस्ट या बजट ओवर बजट होना भी आपका रिस्क में आता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपने अभी जो भी प्लानिंग आपने की है, जो भी आपने एस्टिमेशंस किए हैं, सारा कुछ किया है, उनको फिर आपको चेंज करना पड़ता है। ये भी आप सीखेंगे कि हम किस तरह से चेंज करते हैं। स्टेप 7 था आपके मॉडल के अंदर एलोकेट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एलोकेट का मतलब ये होगा कि आप स्टाफ को एलोकेट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। आपको जो चीज़ें टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो आप एलोकेट करेंगे। स्टाफ को अगर ऑफिस के लेआउट रिक्वायर्ड है वो आप देंगे, वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड हैं वो देंगे, जिस सॉफ्टवेयर जिस टूल के ऊपर काम करना है वो आप एलोकेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी एलोकेट रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें स्टेप्स आपके यही होते हैं कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करके लिस्ट डाउन कर लेंगे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किसको रिक्वायर्ड हैं, और फिर आप उसके बाद उनको एलोकेट कर दें। आइडेंटिफाई एंड एलोकेट रिसोर्सेज के बाद आपका सेकंड स्टेप होता है फिर से कि आप प्लान को रिवाइज करें। क्योंकि आपके जब रिसोर्सेज हैं अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपको हो सकता है टीम चेंज करनी पड़े। अगर आपने पहले 3 डिज़ाइनर लगाए हुए थे और आपके पास जगह कम है या पैसे कम है तो आप कहोगे कि चलो 2 डिज़ाइनर ही इसको डिज़ाइन कर लें। तो 3 डिज़ाइनर अगर 10 दिन में डिज़ाइन कर रहे थे तो डेफिनेटली आपकी टीम जब रिड्यूस होगी तो आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपका प्लान क्या हो गया, आपका प्लान चेंज हो गया। तो आप एक बात नोटिस करें, जहाँ पे आप रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हो वहाँ पे भी आपका सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि आप प्लान को रिवाइज करते हो। जहाँ पे आप रिस्क को हैंडल कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका सेकंड स्टेप क्या है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो यही होता है कि आप अपने प्लान्स को एडजस्ट कर रहे होते हो। तो जो आपका प्लान है वो जिस तरह से आप आगे आगे एस्टिमेट्स करते जाते हो आपका प्लान चेंज होता जाता है। और ये जो हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर अभी तक हम प्लानिंग की एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं। हम प्लानिंग के अंदर ही कॉस्ट भी कर रहे हैं, हम प्लानिंग के अंदर भी रिसोर्सेज को भी प्लान कर रहे हैं। हम जो आपका पहला स्टेप होता है ना सॉफ्टवेयर प्लानिंग जिसको आप कहते हैं, आप बेसिकली वो कर रहे हो। तो सॉफ्टवेयर प्लानिंग के अंदर आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो उसके लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो कि आप पहले से प्लान कर रहे हो, रिसोर्सेज को भी, एक्टिविटीज़ को भी, प्रोडक्ट्स जो चाहिए उनको भी, कॉस्ट को भी, रिस्क को भी। क्योंकि आप जब प्लान करते हो तो ही वो बाद में जाके डिज़ाइन एंड कोडिंग में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो हर एक स्टेप के एंड पे एक आपका लास्ट स्टेप होता है रिवाइज प्लान। उसके बाद आपको स्लाइड्स के ऊपर नजर आ रहा होगा गैंट चार्ट्स हैं। गैंट चार्ट्स में आपको बनाना नहीं सिखा सकती, अदरवाइज लैब्स में एसपीएम के जो एससी के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी लैब्स होती हैं वो बनाते हैं। आपके साथ मैं लिंक शेयर करूंगी, ऑनलाइन टूल्स भी होते हैं। और आप कोई सॉफ्टवेयर या आपने जो आपको मैंने 2 सॉफ्टवेयर्स का नाम बताया था, प्राइमावीरा और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम है। वो भी आपको गैंट चार्ट्स वगैरह क्रिएट करके देते हैं। इसमें आप सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आपकी जो सॉफ्टवेयर है आपको गैंट चार्ट क्रिएट करके दे देती है। गैंट चार्ट के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। यूजुअली 2 इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं। वो ये होती है कि आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन। ठीक है, जब आपके पास ड्यूरेशन होती है और आपको अपनी एक्टिविटीज़ के नाम पता होते हैं तो फिर आपके गैंट चार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। गैंट चार्ट्स क्या करते हैं, गैंट चार्ट्स आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में ये बता रहे होते हैं कि किस टाइम पे कौन से वीक में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। और तीसरी इन्फॉर्मेशन जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं वो ये होती है कि ये एक्टिविटी परफॉर्म कौन कर रहा है। सो 3 इन्फॉर्मेशन हैं जो कि गैंट चार्ट शो कर रहा होता है। ठीक है, और उसमें आ जाती हैं एक्टिविटीज़, नंबर 1 एक्टिविटीज़, नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़, नंबर 3 any HR personnel who is performing that activity। आपके पास जब सॉफ्टवेयर आती है तो सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने सिर्फ एक्टिविटीज़ के नाम लिखते हो, साथ हर एक्टिविटी के आगे ड्यूरेशन लिख देते हो कि इस एक्टिविटी पे 5 दिन लगेंगे, इस एक्टिविटी पे 10 दिन लगेंगे, इस पे 6 दिन लगेंगे। और पहली एक्टिविटी को आप डेट दे देते हो कि हम ये इस एक्टिविटी को 5 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। जब आपका गैंट चार्ट क्रिएट होता है तो आपको अपने प्रोजेक्ट की आखिरी डेट भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे है कि हम 5 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्टिविटी को 5 दिन लग रहे हैं, इसको 12 दिन लग रहे हैं, इसको 19 लग रहे हैं, इसको 26 लग रहे हैं, और हर एक्टिविटी की आप स्टार्ट डेट बता देते हो। तो ये गैंट चार्ट आपके लास्ट डेट आपकी सारी यहाँ पे शो कर देता है विद ऑल दी डिपेंडेंसीज एंड ऑल दैट। गैंट चार्ट्स के अंदर और बहुत सारी डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं
कि ब्लू लाइन क्यों बन गई है या रेड लाइन क्यों बन गई है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि अच्छा स्टेप 8 और 9 थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे काफ़ी वो हुआ है, ब्लर सा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, आपको नज़र आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है। स्टेप 8 है आपका रिव्यू एंड पब्लिसाइज प्लान। पब्लिसाइज प्लान का मतलब ये होता है जब आप एक दफ़ा डिसाइड हो गया, आपने पब्लिसाइज कर दिया, उसके बाद उस प्लान पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। और 9 और 10 यही होते हैं कि आपने जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये मैंने आपके साथ मॉडल के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अभी तक हम प्लान का मॉडल पढ़ रहे हैं, तो प्लान के मॉडल में जो हम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमने डिस्कस की हैं। एग्जीक्यूट के टाइम पे आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होती है और वो आपकी मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की पहली एक्टिविटी होती है प्लान, और उसके अंदर हम ये सारा कुछ अभी कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमने स्टेप 4 तक डिटेल में कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये ज़रूर देखें। और देखें इसलिए कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम एज वेल, इसीलिए मैंने स्लाइड्स के अंदर डाली हुई है। ये छोटी सी वीडियो है जो आपको ये बता रही है कि एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके गैंट चार्ट कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद एक और है गैंट प्रो, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, ये सिर्फ गैंट चार्ट बनाने के लिए है। अगर आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन भी अगर आप एक दफ़ा सर्च ज़रूर कर लीजिएगा, गैंट चार्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी मैंने यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, इसको लिंक क्रिएट नहीं हुआ, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये हमारे की पॉइंट्स हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लेक्चर? कोई क्वेश्चंस है बेटा? ठीक है, तो ये आपका प्लान का जो मॉडल है वो हमने कवर कर लिया है, यहाँ तक हमने डिटेल में कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपके नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो आपके पे नेक्स्ट उस पे होंगे। सो 4th पॉइंट तक वी हैव कवर्ड इट। ठीक है, और ये भी हम ये सारे जो मॉडल है ये पूरा मॉडल प्लान के बारे में है। ठीक है, ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोगों की अटेंडेंस में डाउनलोड कर लेती हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो सोच लें और पूछ सकते हैं तब तक।